डॉक्टर बिस्रू रॉय चौधरी ने काफ़ी बातें कवर हो गई हैं। मैं सिर्फ 2-3 बातों पे करूँगा और लास्ट पे कुछ टिप्स जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ज़रूरी हैं। जैसे डॉक्टर अवधेश ने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि टाइप 2 डायबिटीज़ एंड टाइप 1 डायबिटीज़ आर इंटायरली डिफरेंट। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम लोग कहते हैं कि ये आपका होल बॉडी डिजीज है, बॉडी ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रही और उसमें ज़्यादातर वो फूड रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे डॉक्टर बिस्रू ने कहा कि डायबिटीज बीमारी नहीं है, एक्चुअली में फूड बीमारी है। शरीर में बीमारी नहीं है, फूड में बीमारी है। तो और जो टाइप 1 डायबिटीज है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी फूड से ही आते हैं, लेकिन जो खुशी की बात है कि दोनों की मैनेजमेंट में जो हम रिकमेंडेशंस देते हैं, जो टिप्स देते हैं, जो तरीके बताते हैं, वो लगभग एक जैसे ही हैं, क्योंकि वही फूड जो टाइप 2 को क्योर करता है वही फूड टाइप 1 को भी क्योर कर देता है। लगभग उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो पहली बात तो ये यहाँ पे मैं बड़ा क्लियरली स्टेट कर दूं कि ये जो हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं और जिस सिस्टम की बात एलोपैथिक सिस्टम करता है, वो इंटायरली डिफरेंट सिस्टम हैं दो इंटायरली डिफरेंट है और दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। जो एलोपैथिक सिस्टम है वो एक रिडक्शनिस्ट साइंस है, वो चीजों को तोड़ के देखती है। जैसे किसी मशीन के पार्ट्स को तोड़ के देखना हो तो वैसे ही करती है। वो रिडक्शनिस्ट मॉडल बोलते हैं हम उसको, होलिस्टिक नहीं है, वो होलिस्टिक का ऑपोजिट है। कि पार्ट की बात करते हुए वो होल को भूल जाते हैं, तो इसलिए वो बीमारी की बात करते हैं। वो बीमारियों में क्लासीफाई कर दी उन्होंने, 8000 बीमारी गिना दी। 8000 बीमारियां हैं तो फिर 8000 कारण भी होने चाहिए, 8000 कारण है तो 8000 सोल्यूशन भी होने चाहिए। तो ये तो बड़ा एक ऐसी बात होगी जो कोई भी सोचेगा कि ये तो अनमैनेजेबल है, तो मतलब माथा टेको डॉक्टर को और स्पेशलिस्ट को, सुपर स्पेशलिस्ट को, और जो कहता है मानते रहो। तो असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारियों वाला मॉडल जो एलोपैथी ने दिया है कि ये बीमारी और ये सोल्यूशन, ये वाला मॉडल ही फ्लॉप मॉडल है, और ये पूरे दुनिया में ये प्रूव हो रहा है इससे फ्लॉप मॉडल। अभी ये गिरने जा रहा है और बहुत तेजी से गिर रहा है, और आने वाले 1-2 दहाकों में इसका बहुत ही दुर्दशा होने वाली है। क्योंकि ट्रूथ ये है कि होल बॉडी जो है वो अगर उसकी हीलिंग कर दें तो होल बॉडी में इतनी पावर है कि जब वो हील हो जाती है या हील होने के रास्ते पे चल पड़ती है तो बीमारियां साथ की साथ डिसअपीयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो ये एक फंडामेंटल बात हमको समझनी है कि होल बॉडी हीलिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। ट्रीटिंग इंडिविजुअल डिजीजेस विद इंडिविजुअल मेडिसिन एंड इंडिविजुअल मेथड्स इज अ डिफरेंट थिंग जो एलोपैथी करती है। तो वो एलोपैथी वाला मॉडल जैसे मेरे दोस्तों ने बताया कि वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं है। कोई दुनिया का डॉक्टर कोई किसी इंडिविजुअल बीमारी को इंडिविजुअल दवाई से हील नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए वो फ्लॉप मॉडल है। तो ये जो होलिस्टिक हेल्थ है, होलिज्म वाला मॉडल है कि होल बॉडी जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही, अगर उसको ठीक ढंग से काम करने लगा दें तो वो बीमारी वो अपने आप ही ठीक कर देती है। गॉड गिवन, नेचर गिवन, हमारे अंदर इनबिल्ट है वो पावर, वो शक्ति है, और वो अनंत शक्ति है, अथाह शक्ति है वो, जो अपने आप को हील करने की समर्था रखती है। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। और हमारी बुद्धि से बहुत ज्यादा विशाल बुद्धिमान एक हमारे अंदर बैठा है जो अपने आप काम करता रहता है। उस बुद्धिमान को हमेशा याद रखना बेहद जरूरी है। तो हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ की, होलिज्म की। तो ये बेसिक डिफरेंस हमको याद रखना है। दूसरी बात के होल बॉडी को अगर हील करना है तो होल बॉडी को दवाइयों से हील नहीं किया जा सकता। मेडिसिन आर नॉट मेंट फॉर हीलिंग होल बॉडी। होल बॉडी के ऊपर उसका कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, ना उनकी स्टडी है, ना उनका कोई कहना है कि होल बॉडी की हीलिंग हो सकती है। वो बीमारियों को सप्रेस कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल एबनॉर्मलिटी की रीडिंग कम कर सकते हैं, बीपी कम कर सकते हैं, शुगर कम कर सकते हैं, लेकिन वो बीमारी को भगा नहीं सकते। तो इसलिए ये जो होल बॉडी का हीलिंग सिस्टम है ये ठीक होता है होलिस्टिक तरीकों से, जो हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। होलिस्टिक जिसकी हम बाद में बात करते हैं। होलिस्टिक तरीकों में दवाइयों का कोई रोल नहीं है, सर्जरी का कोई रोल नहीं है, और ये जो बहुत ड्रास्टिक तरीके हैं जो और महंगे टेस्ट हैं, इनका कोई खास रोल नहीं है। तो ये वाला जो तरीका है एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। तो जो अगर होल बॉडी हील करते हैं हम लोग
तो इंडिविजुअल बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती है। और डायबिटीज उन्हीं में से है। डायबिटीज सबसे आसान बीमारी ट्रीट करनी है वो डायबिटीज है, जो सबसे आज मुश्किल है, सबसे बड़ा एक भयंकर डिसास्टर बनी हुई है एपिडेमिक फॉर्म में, और इसने दहशत मचा रखी है घर घर में, और इतनी भयंकर है कि खा जाती है अंदर से अकेले अकेले हमारे पार्ट को। किसी को अंधा कर देती है, तो किसी का ब्रेन नष्ट कर देती है, तो किसी का हार्ट अटैक अर्ली होने लगते हैं, तो किसी को न्यूरोपैथी हो जाती है, तो किसी की किडनी फेल हो जाती है। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम और बहुत ही चंद दिनों में देखते ही देखते गायब हो जाती है। अगर हम उसको ठीक ढंग से डील करते हैं, होलिस्टिक ढंग से, तो वो चंद दिनों में गायब हो जाती है। टाइप 1 थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि वो ऑटोइम्यून थोड़ा टाइम लेती है। ऑटोइम्यूनिटी में जो ऑटोइम्यूनिटी स्विच ऑन हुई है, उसको स्विच ऑफ करने में कुछ टाइम लगता है, तो दैट टेक्स टाइम, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और जो हमारा अब तक का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर बिष्णु राय चौधरी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबा समय उनका भी यही एक्सपीरियंस है, और मेरा भी जितना एक्सपीरियंस है 1.5-2 साल का, बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गिनती में बच्चे जो है ऑफ इंसुलिन हो रहे हैं, इंसुलिन छूट रही है उनकी या कम हो रही है, और बाकी प्रोसेस में चल रहे हैं और ऑन द पाथ ऑफ हेल्थ हैं वो, और इमीडिएटली बच्चे की हेल्थ एकदम से इम्प्रूव होने लगती है। तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है, और जो गोलियां खाने वाले जो हैं, या जो अडल्ट डायबिटिक्स हैं, बाद में इंसुलिन लेने लगते हैं, उनकी तो छूटती सबकी। जो अडल्ट्स हैं, जो लेट पीरियड में पहले गोलियों से ठीक होते हैं, और बाद में धीरे धीरे जब उनका पेंक्रियाज बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, तो फिर उनको भी इंसुलिन लगानी पड़ती है लास्ट में, जब उसका मतलब दवाइयाँ असर करना बंद कर देती हैं, तो उनकी इंसुलिन तो छूट जाती है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बच्चों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो ऑटोइम्यूनिटी का प्रोसेस में होते हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, और पंजाब के लिए खास करके, क्योंकि पंजाब में और ये हरियाणा में, और ये वाली जो बेल्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन वाली, इसमें तो पूरी अंधेरी चल रही है डायबिटीज़ की। तो इनके लिए खास तौर पे बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोग अगर ठीक रास्ते पे चलें तो बहुत आसानी से इसको डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। अभी बात करते हैं उस रास्ते की ब्रीफली, टिप्स के तौर पे, ज़्यादा उन तरीकों के विश्लेषण में नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ टिप्स की बात करेंगे। उसमें मैं ये क्लियर कर दूं, ये वाली टिप्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है हमारे हमसे कंसल्ट किए बिना अपने आप यूज कर सकते हैं। डॉक्टर बिष्णु राय चौधरी ने भी इस ढंग से उसको प्रचार किया है कि मोर देन 80% जो लोग हैं वो अपने आप ही इन चीज़ों को पढ़ के, इन चीज़ों को समझ के अपने आप 1-2 दवाइयाँ जो खाते हैं वो छोड़ सकते हैं। लेकिन 20% लोग वो होते हैं जो मल्टी ड्रग्स और मल्टी डिजीज से सफ़र करते हैं, या जिनको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो उनको फिर कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम अवेलेबल हैं। हम लोग जगह जगह पे अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। हम कुछ सेंटर्स खोल रहे हैं अलग अलग शहरों में, कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर बिष्णु राय चौधरी ने ट्रेनिंग की है अपने वॉलंटियर्स बना के और सर्टिफिकेशन करवा के। वैसे ही हम लोग अलग अलग जगह पे पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर्स खोले जाएं और लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, और आने वाले कुछ सालों में हम लोग और सेंटर खोलने की और बढ़ रहे हैं। तो टिप्स जो इसमें टिप्स के तौर पे मैं जो ज़्यादा बात करता हूँ, तो 5 पिलर्स हैं इस होलिस्टिक हेल्थ के। वो 5 पिलर्स को ब्रीफली हम लोग लेंगे। सबसे बड़ा पिलर है न्यूट्रिशन, डाइट, फूड, प्लांट बेस्ड होल फूड। चाइना स्टडी का स्लोगन है ये। चाइना स्टडी का 1 लाइन कंक्लूजन है प्लांट बेस्ड होल फूड। एनिमल फूड मत खाइए, ह्यूमन बॉडी डज नॉट नीड एनी एनिमल फूड। हमको एनिमल फूड्स की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग मिल्क। दूध भी हमको नहीं चाहिए, ना दूध की जरूरत है, ना किसी हनी की जरूरत है, ना पोल्ट्री की जरूरत है, ना फिश की, ना मीट की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जबान के लिए, जैसे डॉक्टर अवधेश कह रहे थे कि जबान का बंधा हुआ है इंसान, तो वो जबान के लिए खाते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम ना खाएं तो बॉडी इज वेरी हैप्पी विद द प्लांट फूड्स। तो प्लांट बेस्ड होल फूड्स जो हम देते हैं, उसमें आधा जो हम कहते हैं कि वो रॉ खाइए, कम से कम आधा रॉ खाइए, और बाकी आधा नेचुरल ढंग से पका हुआ। और उसमें भी जो पका के खाना है, उसमें हम लोग
पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रेन्स रिकमेंड करते हैं। वो डॉक्टर खादर वली की जो कंट्रीब्यूशन है उसको सलाम करते हुए मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूँ कि उन्होंने जो 5 मिलेट्स दिए हैं, कोदरा कंगनी, हरी कंगनी, स्वांक और कुटकी, ये बहुत ही वंडरफुल ग्रेन्स हैं विद ए वेरी रिच सोर्स ऑफ फाइबर एंड वेरी बैलेंस्ड फूड, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स और मिनरल्स सब हाईली बैलेंस्ड हैं, और वो वंडरफुल फूड्स हैं, वंडरफुल हीलिंग प्रॉपर्टीज है उसमें। तो वो हम कुक करके सब्जियों और दालों से खाने की सलाह देते हैं। तो ये जो रॉ फूड है वो डॉक्टर बिस्कुट चौधरी की जो रिकमेंडेशंस हैं बहुत वंडरफुल हैं, कि सुबह जो लोग घर में रहते हैं उनको तो बहुत इजीली 11-12 बजे तक वो फूड्स पे रह सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर जाते हैं ड्यूटी पे उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, उनको कुछ ना कुछ ऐसा अल्टरनेटिव देना पड़ता है कि वो अपनी ड्यूटी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकें। तो फूड खा के फिर लंच खाने से पहले सलाद, और रात को लंच खाने से, डिनर खाने से पहले फिर सलाद। तो वो जो अपनी बॉडी वेट से 10 गुना फ्रूट्स और 10 गुना ही सलाद 2 किश्तों में खाना है, आधा लंच में और आधा डिनर में। तो ये जो तो सलाद जो भी मौसमी सलाद हो, सीजनल सलाद और सीजनल फ्रूट्स, सीजनल और सस्ते फ्रूट्स, सीजनल और सस्ती सलाद, तो ये बड़ी वंडरफुल रिकमेंडेशंस हैं। और जो जिसको अभी अनाज का जो, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बेसिकली स्टेपल फूड उसका अनाज बना हुआ है, वो कल्चरली भी है, हैबिट भी है, और ज़्यादा छोड़ना भी नहीं चाहते लोग। हम उस पर ऊपर बहुत हमने एक्सटेंसिवली काम किया है यहाँ पिछले 2-3 साल में, और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स भी आए हैं, और हमने वंडरफुल रेसिपीज भी उसकी निकाल ली हैं, क्योंकि रोटी के लिए, रोटी बहुत एसेंशियल पार्ट बनती है पंजाबी और ये हमारे इस रीजन की डाइट की। तो रोटी कैसे कामयाब करनी है वो भी हमने सब तरीके निकाल लिए हैं। वंडरफुल इसका रोटी बनती है, वंडरफुल इसका दलिया और खिचड़ी बनती है, और पूड़ा बनता है, और जो डोसा, तो डोसा इडली भी बन जाते हैं। और खमीर जो सबसे वंडरफुल डॉक्टर खादर वली बार बार कहते हैं कि जिसको जो सीरियस है, जिसको बहुत भयंकर बीमारी है, वो खमीर जरूर खाइए। और हमारा भी एक्सपीरियंस है कि खमीर खाने वाले बहुत जल्दी ठीक होते हैं। जो लोग खमीर के तौर पे खाते हैं बहुत ही जल्दी ठीक होते हैं। तो आधे फूड में जो बाकी आधा आप खा के रहो, बाकी आधे फूड में जो मिलेट्स का जो चलन है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, उसको मिस ना करें। मैं सबको यही प्रार्थना करूंगा कि मिलेट्स को मिस ना करें। पॉजिटिव मिलेट्स जो ये 5 हैं ये तो खाएं ही खाएं, और गेहूं और चावल हम बंद करवाते हैं और दूध बंद करवाते हैं। गेहूं चावल मत खाइए, क्योंकि चावल प्योर स्टार्च है, उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही गेहूं है, ये जो ठिकनी सी गेहूं आई है हमारे यहाँ अभी तो बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, इस धोखे से बचिए। तो ये जो हाइब्रिड वीट है, ये देखने के लिए वीट है, अंदर से कुछ और ही है ये, क्योंकि इसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। इतनी ज़्यादा इसमें जो लेसलापन है, इसलिए ज़्यादा इसमें ग्लूटेन है कि ज़्यादातर लोगों को ये सूट ही नहीं कर रही। इसमें एलर्जीज हैं, चिपकती बहुत ज़्यादा है इंटेस्टाइन से जाके, और जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लूकोज बढ़ाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसलिए गेहूं की बनी कोई चीज़ भी मत खाइए, ब्रेड तो बिल्कुल मत खाइए। और रोटी खानी है तो खाइए, लेकिन उसमें फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करके खाइए। उसमें जौ, बाकी जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं, जैसे जौ है, जौ का आटा, मक्की का आटा, बाजरे का आटा, रागी का आटा, प्रोजो का आटा, किनुआ का आटा, ये सब आटे अपनी अपनी पसंद से मिलेट्स के आटे के साथ मिक्स करके रोटी वंडरफुल बनती है। जौ और मिलेट्स की रोटी भी वंडरफुल बनती है 66-33 रेशो में, और जौ और जिसका मिलेट, जौ और मक्की 50-25-25 की रेशो में वंडरफुल रोटी बनती है। उसका बस एक ही गुर, एक ही प्रिंसिपल गोल्डन याद रखिए, जब आटे को गूंदना है तो 2 घंटे पहले गूंदना है खाना बनाने से, और तेज गर्म पानी में एक बार चम्मच से हिला करके उसको ढक देना 5-10 मिनट के लिए। उसकी डिटेल में ना जाते हुए मैं यही कहूँगा कि डिटेल में उसमें हमने ग्रुपों में डाला हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स में डाला हुआ है ये सारे का सारा डाइट प्रोटोकॉल। आप कहीं से भी ले सकते हैं, वीडियोस पढ़ी हैं हमारी सब दोस्तों की, तो वीडियोस देखिए और अपने आप अपने डॉक्टर बनिए। हमारा स्लोगन यही है, खेती विरासत मिशन के प्लेटफॉर्म पे और हिम्स के प्लेटफॉर्म पे, और डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर बिस्कुट चौधरी और मनीष जी और मैं यही स्लोगन देते हैं कि अपने डॉक्टर खुद बनो।
अपने डॉक्टर खुद बनो, क्योंकि ये जो डाइट के अलावा जो दूसरी बातें हैं वो है जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं। मेडिसिनल प्लांट्स और डाइट, खाने वाले पौधे और दवा पौधे, ये जोड़ी बड़ी वंडरफुल है, बहुत वंडरफुल जोड़ी है ये इनको इनको जो दवा पौधे हैं उसमें ज़्यादातर मसाले हैं जो हमारे, और उसमें इस मसालों के साथ कई कुछ और है, कड़ी पत्ता है, पुदीना है, धनिया है, बहुत कुछ है, उसकी डिटेल में नहीं जाते हम लोग। दवा पौधे और जो जो खाने वाले पौधे हैं, इनकी जोड़ी को अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वैरायटी में इंट्रोड्यूस कीजिए। जितनी ज्यादा वैरायटी फूड में खानों की होगी, खास करके पत्तों की, पत्तेदार सब्जियां घर में उगाइए, पत्तेदार सब्जियां घर में उगाइए और खूब सारे पत्ते खाइए, अलग अलग के अलग अलग शक्लों में। चटनी बना लीजिए, उसका जूस बना लीजिए, सलाद में खाइए, उसका सूप बना लीजिए, उसको सब्जियों में खाइए, उसको आटे में गूंद कर मिस्सी रोटी के रूप में खाइए। तो बहुत ज्यादा तरीके हैं खाने के पत्तों के। तो ये लीव्स आर वंडरफुल फूड्स। तो ये जो प्लांट फूड प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स। और तीसरा है फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज। फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज, योगा, डांसिंग, ये सब चीजें जो हैं जो बॉडी को हमारी को स्टर्डी रखती हैं, वो भी चाहिए हमको। वो अलग अलग शक्ल में हमको हेल्दी रहना, हमारे स्केलेटल सिस्टम को, मसल्स को, जॉइंट्स को और बोन्स को भी बहुत हेल्दी रखना हमको। और नंबर 4 पे माइंड मैनेजमेंट। जैसे डॉक्टर बिस्रू ने चाहा था कि जो हमारा भी ये एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग जो डाइट से ठीक नहीं होते, वो जब ढूंढते हैं उसको थोड़ा सा खुरेदते हैं, तो अंदर से निकलता है कि बहुत टेंशन में, वो स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस का एक बहुत ही हाई लेवल जो होता है वो आपको ठीक नहीं होने देता, आपके सब हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है, आपका सब पूरी बॉडी बायोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए स्ट्रेस को छोड़ने के लिए हमको अडॉप्ट करना है हैप्पीनेस प्रोटोकॉल, जिसमें मेडिटेशन है, डांसिंग है, लाफ्टर थेरेपी है, जिसमें बहुत सारे मसाजेस हैं। तो ये पूरे का पूरा जो जो सिस्टम है माइंड मैनेजमेंट का, तो उसमें पंचकर्मा का भी बहुत बड़ा रोल है, जो माइंड और बॉडी दोनों को हील करता है। तो पंचकर्मा, जैसे यहाँ हिम्स के जो डेरा बसी वाला सेंटर है हमारा, पंचकर्मा की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है वहाँ। तो पंचकर्मा भी अडॉप्ट करें हम अपनी लाइफ में। तो ये जो माइंड मैनेजमेंट है इसका, तो लास्ट में जो 5th पिलर है इस हेल्थ का, वो है यूजिंग पैथीज विद विजडम। अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए जो अलग अलग पैथीज हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन हैं, या एक्यूप्रेशर है, या नेचुरोपैथी है, इवन फिजियोथेरेपी हम कह सकते हैं किसी हद तक, और मसाजेस हैं, और पंचकर्मा है। तो ये सारे का सारा जो पैथीज हैं, और एलोपैथी का भी कुछ चीज़ें बढ़िया है। तो ये सारी पैथीज जो हैं, ये कहीं ना कहीं इसको कैसे कैसे हमको कहाँ यूज़ करना है, उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए हमको ये इंडिविजुअली भी इस नॉलेज के, इस इंफॉर्मेशन के ज्ञाता होना है। और अपने आसपास में, अपनी फैमिली में, सबसे छोटा यूनिट हमारे पास समाज में फैमिली है, उससे बड़ा यूनिट अपना मोहल्ला है, फिर गांव है या शहर है, तो फिर धीरे धीरे ह्यूमैनिटी तक जाती है बात। तो हमको ये सारा मैसेज जन जन तक फैलाना है, ताकि आने वाले समय में हम लोग ये जो बीमारियों से पीड़ित हैं, ये लोग जो इतनी त्राही त्राही मची हुई है, नेचर ने, कुदरत ने, परमात्मा ने ह्यूमन बॉडी को 125 साल के लिए स्ट्रक्चर किया है। ये साइंटिस्ट खुद मानते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी को ठीक ढंग से अगर उसका चलन हो जाए, तो वो एक 125 ईयर तक बड़े आराम से, बिना किसी हैंडीकैप के, बिना किसी बीमारी के एक्टिव लाइफ पॉसिबल है। लेकिन हम तो आधे में ही लुढ़क रहे हैं, ज़्यादातर 50% लोग, 70 पे लुढ़क रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग जो हो रहा है, ये टोटली अननेचुरल है और हमारे बस में है। तो आइए हम सब लोग मिल करके एक डिटर्मिनेशन करें, एक तहिया करें। ये बहुत हर्ष की बात है कि लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो रहे हैं पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में, और हम लोग एक वॉइस बन रहे हैं। जो आज से 10 साल पहले मैं, जोगिंदर जी जब तरसते थे कि हमारी बात को सुन ले, हमारी बड़ी छोटी छोटी मीटिंग्स होती थी 15 साल पहले, तो आज हमारी बात सुनी जा रही है, ये बड़ी हर्ष की बात है। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो 1-2 डिकेड होंगे, ये बहुत ही एक फैसलाकुन डिकेड होने वाले हैं हमारे लिए, पंजाब में भी, इंडिया में भी और पूरी दुनिया में। तो इन 2 डिकेड्स को हम लोग एक प्रोएक्टिव ढंग से, एक पूरा वॉर मोड पे जाके हम अगर काम करें, तो 2 दहाकों में हम दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी डॉक्टर साहब, वो रात को खाने के लिए चाहिए। यहाँ फलों की जो बात है वो रॉ फूड, रात को फल खा लें। रात रात को रॉ फूड खाएंगे ना तो बार बार उठना पड़ेगा। रॉ फूड में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो जो भी कच्चा खाना है वो खा लीजिए पहले थोड़ा अर्ली, 5-6 बजे तक। 5-6 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अपने सुबह फल नहीं खाए, आपका रूटीन ऐसा है रात को फल शाम को फल खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सुबह का सिर्फ ये एडवांटेज होता है कि सुबह में बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन मोड में होती है। बॉडी ने 3 प्रोसेसेस चलते हैं बॉडी में, रादर 4: डिटॉक्सिफिकेशन, रिपेयर, रिजुविनेशन एंड रीजनरेशन। डी ट्रिपल आर मॉर्निंग में सबसे इंटेंस होते हैं क्योंकि नींद में सबसे ज्यादा होते हैं। तो जब आदमी सो के उठता है सुबह सुबह तो ये चारों प्रोसेस अभी चल रहे होते हैं। तो जब सुबह फल खाएंगे तो उनके लिए ये रॉ मटेरियल है। ये चारों प्रोसेस के लिए डिटॉक्सिफिकेशन, रिपेयर, रिजुविनेशन एंड रीजनरेशन के लिए फल और सब्जियां जो है वो ये उनका एक रॉ रॉ उसके लिए आधार है उसका। इसलिए हम कहते हैं कि सुबह खाइए तो बहुत बढ़िया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर खाना कोई चाहता है तो लेकिन अर्ली खा लें। अगर लेट फल खाएंगे रात को तो उनका वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, रात को आपको बार बार उठना पड़ेगा। और कोई दिक्कत नहीं आने वाली मुझे लगता है इसमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुबह फल खाने वाला अगर रूटीन रहे तो बढ़िया। लेकिन ऐसी कोई 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 उसमें एब्सोल्यूट बात नहीं है कि रात को नहीं खा सकते। ठीक है, ये इससे पहले आचार्य जी बोले, हम खाली एक सवाल लेंगे। विशाल गगनेजा, जरा आपने एक डॉक्टर आजाद से पूछना था। विशाल जी, विशाल गगनेजा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, नमस्कार रोमेंद्र जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे फादर की जो शुगर लेवल है वो हर बार 200 या 200 से ऊपर भी कई बार रहता था, जो कि फास्टिंग शुगर करवाते थे हम। तो अभी मैंने उनका सफेद पेठे का जूस जैसे हमने घर पे शुरू किया है, 2-3 हफ्ते हो गए। तो उनका जो शुगर दवाई लेने के बाद भी, पहले तो डबल डोज लेते थे सुबह शाम, तो 90-95 आया। तो अगली बार उनका आ गया 111, जो जब उन्होंने एक गोली कर दी। तो इसमें क्या वो ये जूस ही काम कर रहा है? तो ये पूछना था मेरे को कि अगर इतना लेवल आ रहा है शुगर का, तो इसमें अगर गोली धीरे धीरे बंद भी कर दे तो सही रहेगा। वो पता कि कहाँ से बोले हैं आप, कहाँ से हैं? जी, मैं जलालाबाद से बोल रहा हूँ, जलालाबाद पश्चिम से। जलालाबाद से हैं। तो मुझे लगता है जी थोड़ा सा डिटेल विश्लेषण आज करवा लीजिए थोड़ा सा, वो उससे बढ़िया रहेगा आपका। तो आप थोड़ा सा, मुझे लगता है आपने सारा कुछ पढ़ा नहीं है। वो डॉक्टर साहब जैसे बताया ना कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर होती है वो डिपेंडेबल ही नहीं होती, बड़ी वो धोखा जी देती जी। है। जो धोखेबाज शुगर है उसको तो वैसे ही डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो पीपी है जिसको बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने के 2 घंटे बाद, वो ज्यादा डिपेंडेबल है। उसको दे दीजिए और 250 से नीचे मत बॉदर कीजिए। 250 से नीचे मत कोई गोली खाइए, कोई दवाई मत खाइए। अगर अगर आपका पीपी 250 से नीचे है तो गोली नहीं खानी, हमको सिर्फ डाइट से ठीक है, करना है। और अगर हेल्प लेनी भी है तो ठीक है। हर्बल 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 अवेलेबल है हमारे पास। हर्बल पक्कियां अवेलेबल है, बाबा रामदेव की अवेलेबल है, डायापी है, हर्बल मेडिसिन हैं। अगर जरूरत पड़ती भी आपको तो वो हर्बल से काम चलाइए 10-15 दिन, महीना। तो ये जो 250 से नीचे नहीं खानी है। बाकी वो किसका इफेक्ट है? ग्रीन जूसेस आर डेफिनेटली वेरी गुड फॉर हेल्थ। ग्रीन जूसेस क्योंकि वो उसमें बड़े पावरफुल होते हैं, उसमें अगर थोड़े से पत्ते डाल लीजिए तो और पावरफुल हो जाते हैं। तो ग्रीन जूस का डेफिनेटली जी रोल होता है शुगर में, लेकिन बाकी सब फूड का भी होता है। जी। थैंक चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कुछ और लोगों के भी प्रश्न डॉक्टर साहब हैं, वो बाद में लेते हैं। अब मैं हमारे मनीष जी हमारे इस पूरे जो अभियान है राजीव दीक्षित हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, उसके चौथे स्तंभ हैं। आचार्य जी, विनम्र निवेदन है, अपनी बात रखिए और बाद में थोड़ा समय